ओके, आज हम जो करेंगे इंशाल्लाह, तो जैसे अदनान साहब ने बात की कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। आपने प्रोसीजर्स वगैरह की मास्टर, इसमें जो डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है वही आपके प्रोसीजर के हेडर में भी होना चाहिए। फिर फॉर्म का जो रेफरेंस प्रोसीजर के एंड में आ रहा है वही आपकी मास्टर लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स में भी होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी इंटीग्रेशन जो है वो लाजमी होनी चाहिए। पता चला वहाँ पे कोड कोई और आ रहा है, वहाँ पे कोई और आ रहा है, तो इससे जो प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी एनसी आ सकती है। आज हम जो हमने 2 दिन क्लास ली है उसकी हम जो है वो पावर पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें। सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं मास्टर लिस्ट के ऊपर, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स या मास्टर डॉक्यूमेंट रजिस्टर, जिसको हम एमडीआर बोलते हैं। देखिए, किसी भी चीज का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, जब तक आप लोग को पता नहीं होगा तो उस पर हम जो है काम नहीं कर सकते। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू नो द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस अप्रूव्ड एंड लिस्टेड। ठीक है ना, और ये आपके टेंडर सबमिशन में भी काम आता है। आपको के इलेक्ट्रिक में, सऊदी इलेक्ट्रिक में, आपको किसी भी कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनी साबिक के साथ, अरामको के साथ करना होता है काम, तो वो आपकी मास्टर लिस्ट जो है वो मांगते हैं। मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाता है कि इनके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मैनुअल्स हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेस फ्लोज हैं। ये तमाम चीजें जो भी उनका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये 9001 है या 14,000 है या 22,000 है। और सर्टिफिकेशन ऑडिट जब आपका हो रहा होता है थर्ड पार्टी, जैसे नाथ मैंने कहा, कुछ हाई लेवल है, कुछ मीडियम है, कुछ लो लेवल है, कॉस्ट और क्वालिटी के हिसाब से। तो अब एसजीएस से अगर आप हम करवाते हैं, सपोज स्मार्ट का सोचता है, या बिरेविलिटी से कराते हैं, या किसी और सर्टिफिकेशन बॉडी से कराते हैं, तो आपकी मास्टर्स और डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। तो जैसे नाथ मैंने कहा, आपके परचेज ऑर्डर्स हैं, आपके ट्रेनिंग फ्लायर्स हैं, ठीक है ना, आपके कोटेशंस हैं, आपके इनवॉइसेस हैं। फिर इसी तरह इसमें होता है आपका जो है, अगर ट्रेनिंग कंपनी में कर रहे हैं तो रेफरल पॉलिसी क्या है आपकी, कस्टमर कंप्लेन पॉलिसी क्या है आपकी, ट्रेनिंग सर्विसेज पॉलिसी क्या है आपकी, कस्टमर सर्विस पॉलिसी क्या है। क्या आपने एक ट्रेनिंग को लॉन्च करने से पहले किसी कस्टमर को जो सर्विस दी थ्रू फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप या कॉल, वो क्या सर्विस दी? तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग होनी चाहिए आपके पास। वर्जन्स क्या है डॉक्यूमेंट्स के, रिविजन्स क्या है, लोकेशन कहाँ पर है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मास्टर कॉपी का। क्योंकि जाते पता सारे डॉक्यूमेंट्स एक रिप्रेजेंटेटिव को दिए जाएंगे, वो फिर आगे उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से उसकी कंट्रोलिंग होगी। मैंने फर्ज करो XYZ बंदे को दे दिया, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके परचेजिंग है, सेल्स है, एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, उनको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो बंदा देगा। तो उसकी कंट्रोलिंग के लिए डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है, और तमाम डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने के लिए किसी भी बंदे को वो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। ठीक है ना। क्वालिटी पॉलिसी टू शो द इंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। क्वालिटी ट्रेनिंग के अंदर है, वो अपना शिपमेंट के अंदर है, प्रोडक्ट की जो है वो प्रोसेस के अंदर है, सर्विस ओरिएंटेड है, क्या है, करना क्या चाह रही है। Clearly states the quality commitment of the organization, needs to be communicated to all interested parties and states the scope of the organization। ये लाजमी है, ये इसका मकसद है इस क्वालिटी पॉलिसी का। अब इसमें से हम अगर पीछे चलते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछिए, ताकि हम आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं, क्योंकि जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स पे काम करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप। अदनान भाई, क्या माइक खोलने की इजाजत है या सिर्फ चैट का पर ही पूछेंगे? जी अदनान भाई। नहीं, माइक खोल सकते हैं शहजाद भाई। कोई स्टूडेंट खोल सकता है माइक अगर पूछना हाँ चाहे। जी, हाँ जी, बिल्कुल खोल सकते हैं। आप पिन पॉइंट करें और उनसे पूछें। दे शुड ओपन माइक, ठीक है, अनलेस इफ के कोई इशू है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे शुड बी एबल टू ओपन माइक। ओके ओके। जी, ये मैडम रोमा, जरा माइक खोलिए और मुझे बताइए, इसमें पर्पस ऑफ दी जो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है इसका क्या है? मैंने आप लोग को दिखाई दी है, जरा मुझे बताइए प्लीज। और पर्पस आपको कितना समझ में आया? अगर कल को आपको किसी स्मार्ट इर्तिकाज की मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी जाए, तो क्या इंटेंट रख के आप उसको बनाएंगी? यस। जी मैडम। ये प्रेजेंटेशन आपके सामने खुली हुई है।
देखिए पर्पस है हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू नो द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स मैनुअल्स वर्क इंस्ट्रक्शन विल बी आस्क्ड इन टेंडर सबमिशन। जैसे किसी को कोई प्रोजेक्ट लेना होता है, ठीक है ना, तो उस प्रोजेक्ट के लिए के इलेक्ट्रिक का, सऊदी इलेक्ट्रिक का, साबिक का, अरामको का, तो उसके लिए आपकी मास्टर लिस्ट रिक्वायर्ड होती है, चेक होता है, वो आपको देना होता है। और सर्टिफिकेशन ऑडिट के अंदर जो है वो चेक होती है। तो ये मास्टर लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जी बताइए इसका क्या पर्पस है। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर वर्जन क्या है, लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है ना, और कौन रिस्पॉन्सिबल है मास्टर कॉपी का। जी ये नजर आ रही है लिस्ट मैडम। ये लिस्ट है। डॉक्यूमेंट कोड, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, वर्जन क्या है, कस्टोडियन ऑफ मास्टर कॉपी, और रिव्यू पीरियड इसमें क्या है। ठीक है, मैं लिस्ट दोबारा दिखा रहा हूँ। रिव्यू पीरियड इनका है 7 to 17 नवंबर, एचएससी मैनेजर। ये डॉक्यूमेंट कोड आ गया, ये डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। ठीक है, इसमें देखिए ये मैनुअल आ रहा है। ऑलराइट। अच्छा मैडम सानिया आप बता सकती हैं जरा, अगर हम माइक खोल लें प्लीज, क्योंकि आप लोग ने डॉक्यूमेंट्स पे इंशाल्लाह काम स्टार्ट करना है, तो यू शुड नो, आप लोग का फीडबैक आना शुरू हो जाए। और ये जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है। देखिए कोड, डॉक्यूमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डेट, डिस्ट्रीब्यूट किसको होगी और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। अब पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है इसका, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है। Purpose of this document is to record the distribution data of all the documents distributed to the relevant internal interested parties. Internal क्या interested parties? परचेजिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेल्स का होगा, मार्केटिंग का होगा, एचआर मैनेजर होगा, एचआर ऑफिसर होगा, एचआर एग्जीक्यूटिव होगा, वेयर हाउस का होगा। ठीक है ना, इस तरह पर्सन हु विल डिस्ट्रीब्यूट विल साइन ऑफ एंड द रिसीवर विल आल्सो साइन ऑफ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो है वो सेकेंडली होगी, और मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है सर, वो जो है पहले आपकी फिलअप होगी। ये सेकंड लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट है, वो फर्स्ट लेवल है। ठीक है, जब तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अच्छा मैडम नूर फातिमा, अगर आप बताना चाहें प्लीज, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का पर्पस और मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट मास्टर डॉक्यूमेंट रजिस्टर का, एमडीआर जिसको बोलते हैं। ओके।
जी मैडम अनम, जरा आप बताना चाहें कि मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का क्या पर्पस है और इस डॉक्यूमेंट को फिल करने से क्या फायदा होगा। अच्छा, मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस यूनिट की बात करूं तो उस हम्म, फॉर एग्जांपल बिजनेस यूनिट में 4 डिपार्टमेंट्स हैं, एक क्वालिटी हो गया, एक सेल्स हो गया, एक परचेज हो गया और यस। एक ऑपरेशंस हो गया। तो उन चारों ठीक। डिपार्टमेंट के जितने भी टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको एक प्रॉपर हेडिंग दे के और प्रॉपर साइन ऑफ करवा के उस लिस्ट के अंदर एंटर कर देते हैं और वो एक मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑडिटर आता है या कोई भी आपको वैसे भी जरूरत पड़ती है, एक रिट्रीवल की कोई प्रोसेस देखना है, तो आप यस। फौरन से जाके अपने मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में देखते हो ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये प्रोसीजर है, अच्छा मैंने इसको फॉलो करना है। इजी ठीक है। रिट्रीवल के लिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द डिपार्टमेंट्स यूजुअली इस मास्टर ठीक है। लिस्ट ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स को एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेज कर रहा होता है। और ये जो ठीक सेकंड है। लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, एक वो अपने पास डॉक्यूमेंट रखता है और जो भी अथॉरिटी होती है उसे साइन ऑफ करवा के बाकी वो डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा देता है, ताकि जिस जिस लेवल तक वो एक्सेलेंट। डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट होना हो उस लेवल तक वो डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट हो जाए। एंड जब ऑडिटर्स ग्रेट। आते हैं तो ऑडिटर जो है वो मास्टर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में देखता है, अच्छा आपके ये प्रोसीजर्स हैं, ये वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कह सकता है जी लाएं दिखाएं और उसके मुताबिक आपका ऑडिट कर सकता ठीक है। आप क्या पहले किसी कंपनी में ऑडिट करवाया या किसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में काम किया आपने, क्योंकि मतलब आपकी नॉलेज से पता लग रहा है माशाल्लाह कि आपको है कुछ। है। जी जी, मैंने एज अ मैनेजर क्यूए काम किया हुआ है, एसडीएस के ऑडिट्स करवाए हुए हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल ऑडिट खुद भी किए हुए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अभी क्या कर रही हैं आप। अभी थोड़ा सा करियर ब्रेक है बट मैंने पैकेजेस में काम किया हुआ है, तो मैंने एसडीएस के साथ भी काम किया हुआ है और इसका एक्सपीरियंस है मुझे, मैंने डॉक्यूमेंट्स खुद भी बनाए हैं। ग्रेट। अच्छा, ये जैसे आपने बोला बिजनेस यूनिट के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स, ही तमाम कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और जी फंक्शंस जी जी, होते हैं उसकी उसके भी। डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आपने कहा जी ना जी, चार कलेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं लिस्ट। तो बिल्कुल। जी जी, तो उसमें बिल्कुल सही आप कह। पूरी कंपनी के डिपार्टमेंट्स होंगे और फिर हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी भी लिस्टिंग करेगा। जैसे जी जी, एचआर के बिल्कुल 25 डिपार्टमेंट है वो अपनी मास्टर लिस्ट बनाएगा, सेल्स अपनी बनाएगा, एचआर अपनी बनाएगा, वेयर हाउस अपनी बनाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है। चलें, सही और कह। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के से क्या मुराद है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आप बताते हो कि आपने ये डॉक्यूमेंट इस इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और इस बंदे ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगेन ये भी ठीक एक है। रिकॉर्ड है ताकि आप रिट्रीव कर सको, ताकि आपको ठीक पता है। हो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गई है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, चलें और आपको तो वैसे एक्सपर्टीज है, जिसको नहीं है उससे पूछते हैं। अच्छा, मिस नूर फातिमा का तो नहीं चल रहा। मिस सानिया, आप बता सकती हैं अगर आपका माइक है क्वालिटी पॉलिसी के बारे में, जी इसका पर्पस क्या होता है। जी मिस सानिया, आप बताइए क्वालिटी पॉलिसी इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा विलिंगली प्लीज, वॉलेंटरली कोई बताना चाहे प्लीज अपना हैंड रेस कर दे ताकि उसको चांस दिया जाए। जी मैडम नूर फातिमा, अगर आप कुछ बताना चाहें क्वालिटी पॉलिसी के बारे में कि इसका पर्पस क्या होता है, क्यों बनाते हैं। यस प्लीज।
यस, माइक खोल के बताएं प्लीज, ताकि सबको क्लियर हो, और स्लाइड भी खुली हुई है आपके सामने। जी, हम आगे चलें या बताएंगे आप? ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग रिकॉर्ड का पर्पस ये होता है कि टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग डिलीवर्ड सो दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग कैन बी गेज्ड। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्मार्ट इर्तिकाज़ ने स्टूडेंट्स को जो है वो लीन सिक्स सिग्मा कराई है, तो उसकी परफॉर्मेंस को कैसे गेज करेंगे कि भाई लीन सिक्स सिग्मा के मुताबिक काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, स्मार्ट इर्तिकाज़ ने इन्वेस्टमेंट किया, वो इन्वेस्टमेंट जो की है उन्होंने, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट देखेंगे। तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड जो मैंने आपको बताया था, वो क्वांटिफाइबल डाटा आपको मिल जाता है, और वो डाटा फिर आपकी मैनेजमेंट को जाएगा, लाइन मैनेजर को, फिर वो एक्शंस लेंगे कि भाई किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है, 60% है, 40% है, 80% है, क्या है ये। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या मकसद है? जी मैडम, आप ही बता दी, जिसने पहले बताया था, जिन्होंने एसजीएस के साथ काम किया है। आपका नेम प्लीज। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी कंपनी में बनाया जाता है। सबसे पहले अपनी ऑडियंस देखते हो आप, और फिर ठीक है। जो भी आपका ट्रेनिंग मैनेजर होता है वो पहले गेज करता है कि किस डिपार्टमेंट को कौन कौन सी ट्रेनिंग्स की जरूरत है। ठीक है। अ, वो नीड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है कि इस तारीख को इतने लोगों की ट्रेनिंग होगी। ठीक और है। वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपने मंथ में कवर करना है, क्वार्टर में कवर करना है, या ईयरली कवर करना है अपनी ठीक है। नीड्स के मुताबिक। और आपने अपने तमाम बंदे कवर करने होते हैं और उनको ट्रेनिंग्स करवानी होती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो भी आपकी कंपनी की जरूरत है उसके मुताबिक। फिर इस ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब आप ट्रेनिंग्स कराते हो, साथ साथ आप फिर जितने भी अटेंडीज होते हैं उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं। और ठीक है। ट्रेनिंग प्लान के मुताबिक कभी कभी उनके टेस्ट भी लिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी ट्रेनिंग कितनी जो थी वो इफेक्टिव थी, कितनी वो तो एफिशिएंट थी। इवैल्यूएशन है। ठीक है, वो तो ट्रेनिंग Exactly. प्रोग्राम। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा किससे बनता है? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। जब टीएनए आप कर लेते हैं कि इस टारगेट ऑडियंस को यही ये लेवल है, इनको यही मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं, ये आपकी रिकमेंडेड ट्रेनिंग्स हैं, ये रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है। पहले टीएनए करते हैं आप लोग, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। अच्छा, टीएनए का क्या फायदा होता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का, ये जरा बताएं। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जो भी लोग हैं वो कितने उनका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, वो कहाँ पर खड़े हैं, और आपने ठीक उनको है। कहाँ तक लेके जाना है, और जो भी वो जॉब ठीक है। कर रहे हैं उसमें कितनी स्किल को आप ऐड कर सकते हो और कितनी उनको जरूरत है। तो ठीक है। इस जब जब आपके पास एक पूरा एनालिसिस होता है, उसी के बाद ही आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डेवलप करते हैं और ग्रेट। फिर अच्छा, उसकी ये एग्जीक्यूशन। टीएनए टीएनए जो करेंगे मैडम, आपका नेम प्लीज। अनम। जी मैडम, मुझे जरा ये बताइए कि टीएनए जो आप करेंगे किसके साथ, कौन कौन से लोगों के साथ मिलकर करेंगे? लेट्स सपोज आपने स्मार्ट क्लास का टीएनए बनाना है, और आप स्टूडेंट्स को ही हम कंसिडर कर लेते, तो टीएनए किसके साथ मिलकर बनाएंगे? अदनान साहब के साथ मिलकर बनाएंगे, शहजाद साहब के साथ मिलकर बनाएंगे, या आप खुद ही बना लेंगे, क्या होगा? नहीं, सबसे पहले तो जिस टीम का बनाना है उसके साथ डिस्कशन करके पहले एक बेस होगी कि गुड। ये लोग हैं, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। गुड। पहले टीम के बारे में इन्फो लेने के बाद, उसके गुड। बाद फिर अपनी वर्किंग करने के बाद जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जाहिर है जिन्होंने स्पॉन्सर करना है, उनके साथ जी। डिस्कशन गुड। होती है। और फिर पूरी गुड। टीम के साथ मिलके एक प्रॉपर प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता गुड। अच्छा, टीएनए के लिए कोई, टीएनए की क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या मेथड्स हैं, उसके कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे आप? है। सॉरी, एज इन? एज इन लाइक, क्या मेथड है? अगर आप टीएनए करना चाहेंगी तो उसके लिए क्या मेथड्स हैं? फर्ज करें आपने टीएनए करना है टीम ए का, और आपको टारगेट ट्रेनिंग दी गई है लीड सिक्स सिग्मा की, 9001 लीड इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो अब आप क्या उसके लिए मेथड्स करेंगी, आपको कुछ आइडिया है? नहीं, अभी हो देखिए, सकता है उसमें हो, लेकिन क्वेश्चनर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चनर्स होते हैं, हाँ। चेकलिस्ट होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और एक टीएनए होता है कि आपका बॉस आपकी वैल्यूएशन में रेकमेंड करे। जैसे अदरान साहब ने मेरे लिए रेकमेंड किया
कि यार उनको सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, स्पीक कम्युनिकेशन की, उनको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, तो अब वो टीएनए हो गया मेरा, वो टीएनए मेरी वैल्यूएशन में हो गया। एक टीएनए हो गया यार, एसजीएस से ऑडिटर आया, बिरबल से ऑडिटर आया और उसने ऑडिट किया कंपनी का, उसने बोला यार आपके टीम को जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट की या प्रोडक्शन मैनेजमेंट की या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की या इंटरनल ऑडिट की या फिर उनको सैम्पलिंग की ये ट्रेनिंग्स की जरूरत है, क्योंकि सैम्पलिंग का भी स्टैंडर्ड होता है, अलग होता है उसका स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जब सैम्पलिंग आप करेंगे तो आपके रिजेक्शन रेट्स जो है वो कम से कम होंगे, और अगेन फिर ये लीन सिक्स सिग्मा से आपका जो रिलेट करता है, तो रिजेक्शंस को 0 पर लेकर आना। फिर जरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, राइटिंग का, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की, ठीक है ना। तो इस तरह की जो आपकी होती है वो थर्ड पार्टी ऑडिट में आ रही होती है, आपका बॉस आपको रिकमेंड कर होता है और आप एक क्वेश्चनर करते हैं लाइन मैनेजर के साथ, तो उसके थ्रू, तो ये टेक्निक्स होती हैं टीएनए, ठीक है। जी सही। ओके, अच्छा कितने क्लॉजेस हैं जी, मैडम अगर बताना चाहें कितने क्लॉजेस हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है तो अच्छा है लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए। ऑडिटेबल क्लॉजेस 9, आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड पे काम किया है? मैंने ISO 9000 पे भी किया हुआ है, 22,000 पे भी किया हुआ है, 18,000 पे भी किया हुआ है, 14,000 पे भी किया हुआ है, लेकिन इसको किए हुए जरा 4 साल हो गए हैं। और आई थिंक लाइक जो आखिरी 5 से 6 क्लॉजेज होते हैं वो ऑडिटेबल होते हैं। तो ठीक लेकिन है, थोड़ा 9001 के गैप। सेवन जी ऑडिटेबल क्लॉजेस हैं, मैं वो खोल जी देता जी। हूँ और उसको जरा देख लें, ये बहुत जरूरी है आपके कि ऑडिटेबल क्लॉजेस कौन कौन से हैं। अच्छा कितने टोटल क्लॉजेस हैं 9001 के अंदर? जी बताइए। 10 क्लॉजेज होते हैं। 10 क्लॉजेस, वेरी गुड। और ऑडिटेबल कितने हैं? उसमें से जो शुरू के 3 होते हैं, 4 होते हैं, वो ऑडिटेबल नहीं होते, उसके बाद जो ठीक है, प्लानिंग से स्टार्ट होता है वो सब ऑडिटेबल होते जी बताइए कौन कौन से। ये खोल लिया मैंने, स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। हैं। जी एक सेकेंड। जी आप बेसिकली जो आपकी प्लानिंग फेज है ना, वहां से आपके सारे ऑडिटेबल स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं ये नहीं, 4 से कॉन्टेक्स्ट ऑफ, होंगे। सॉरी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हो जाते जी 4 से होंगे, हैं। हाँ 5 जी, हाँ होगा, जी, 6 बिल्कुल, होगा, 4 5। 7 हाँ होगा, जी। 8 होगा, ठीक है ना, 9 होगा और 10 होगा, ये 7 ऑडिटेबल क्लॉजेज है। अच्छा जी जी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? अगर हमने स्मार्ट इर्तिकास का एक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा? हम्म, सबसे पहले तो आपको अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपका बिजनेस का स्कोप क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके गुड, मुताबिक जो है वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप डिफाइन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं एक खोल रहा हूँ उसको जरा देखिए। जी नजर आया, स्क्रीन खुली आप लोग के सामने? इज इट विजिबल? जी अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये है कि आपकी इंटरनल एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज, उनके इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, उनकी तवक्कुआत और उनकी ज़रूरियात, तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन और ज़रूरियात नीड से होता है, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे उन इश्यूज को रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज से, और एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो कि क्लॉज 6.1 है, 4.1 क्लॉज को 6.1 से इंटीग्रेट करना है वो, ठीक है। अब ये हमने इंटरेस्टेड पार्टी टोटल पार को निकाला, ये एक्सटर्नल पार्टी है, उसकी जरूरत क्या है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एचएससी चेकलिस्ट बिफोर अवॉर्डिंग प्रोजेक्ट, एक्सपेक्टेशन क्या है, expecting that all HSE compliance documents are ready, companies not blacklisted, zero accidents, contractors to follow the tender limit. Internal and external issues क्या है, unavailability of competent resource, external issues, contractor to ensure that subcontractors also follow total parcos rule. अब ये तो एक हो गया किसी इंजीनियरिंग कंपनी का, अब आपने बनाना है इशू लॉग जो है वो स्मार्ट इर्तिकास का। Context of the organization defines the internal and external context, the economical factors, the geological factors, cultural factors, social factors, इन तमाम फैक्टर्स को कंसीडर रखते हुए आपको एक इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और ये जरूरी है। जब तक ये आपके सामने नहीं होगा आपकी वर्किंग में जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगी वर्किंग, उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी और उसमें डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी।
ठीक है ना, मेरे इश्यूज क्या है घर में मुझे पता होने चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज क्या है, ठीक है ना, दुकान दूर है, दुकान दूर के लिए क्या है, तो मेरे पास कन्वेंस होना चाहिए, कन्वेंस क्या, तो मेरे पास उसके लिए फ्यूल अलाउंस होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है कि इंटरनल कॉन्टेक्स्ट और एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है ना, उसको देखना है आपको। ठीक है, इज इट क्लियर जी? मैडम अनम जरा इसको देखिए, जरा इस पर रिव्यू दे अपना, क्या समझ आ रहा है, और अब अगर हम स्मार्ट इर्तिकास का आपको देते हैं इशू लॉग, तो उस पर कैसे करेंगे आप जी? जी समझ तो आ गया, बट स्मार्ट इर्तिकास के करने के लिए थोड़ा सा लाइक टाइम चाहिए होगा, ऑब्वियसली देख के एग्जैक्टली फिर ही अब चीज। देखें, मैं आपको बताता हूँ इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है स्मार्ट इर्तिकास के। अदनान साहब हैं, मैं हूँ, और आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं स्मार्ट इर्तिकास के लर्निंग प्रोग्राम के, आप लोग हिस्सा है ना। एक्सटर्नल पार्टीज कौन है? आपके टारगेट ऑडियंस, आपके कस्टमर्स, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, आपकी कंपनीज, आपके फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नल पार्टीज हैं। अच्छा, और एक्सटर्नल पार्टीज क्या है? ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लीन सिक्स सिग्मा का दे रहे हैं, ब्लैक बेल्ट का दे रहे हैं, फिर आपके सर्टिफिकेशन बॉडीज के ऑडिटर्स होंगे, ये तमाम चीजें होंगी, आपकी सर्टिफिकेशन बॉडीज होंगी, आपके एक्सटर्नल ट्रेनर्स होंगे, अगर कोई अदनान साहब में ट्रेनिंग दे सकती किसी को हायर करते हैं तो वो होंगे। तो ये आपकी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज हो गई। अब इनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है वो हमको लिखनी है। तो ये इंटायर कॉन्टेक्स्ट और ये तीनों टीम मिलके बनाएंगी। प्लीज इसको जरा देख लें, और इसमें कोई सवाल हो तो प्लीज अपना ओपनली सब माइक खोल के पूछे मुझसे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। क्लॉज 4 है, मैंडेटरी क्लॉज है, और न्यू क्लॉज है, और हर स्टैंडर्ड के अंदर कवर करता है ये। जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछें। ये टोटल पार्क होता, ये कंसल्टेंट कंपनी के आ गए, ये थर्ड पार्टी ऑडिटर्स के आ गए, ठीक है ना, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बॉडी के आ गए, ये तमाम आपके आ गए, वर्कर्स के आ गए, देख सकते हैं आप, एम्प्लॉयज के आ गए। जी, किसी का क्वेश्चन हो तो अपना माइक खोल लें प्लीज। जी, इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज और एक्सटर्नल। इंटरनल जो पार्टीज होती हैं आपके, जो अंदर के एम्प्लॉयज, अंदर के लोग स्मार्ट इर्तिकास के हैं जैसे। एक्सटर्नल बाहर के, ठीक है ना, अगर आप इंटरनल हमारे कौन है, जैसे मैं हो गया, अदनान साहब हो गए, आप हो गए स्टूडेंट्स। एक्सटर्नल होंगे जो टारगेट ऑडियंस होंगे, ठीक है ना, वो होंगे जिनका इंटरनल इंटरेस्ट है और जिनका एक्सटर्नल इंटरेस्ट है। बाहर के लोग, अंदर के लोग, समझ, इंटरनल कस्टमर्स एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। एम्प्लॉयज इंटरनल कस्टमर्स हैं, और आपके जो कस्टमर्स हैं जो बाहर के हैं, जो स्टूडेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, अटेंडीज होंगे, वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स। उसको पार्टीज का नाम दे दिया है। अब पार्टीज की अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, विजिटर्स, कस्टमर्स, ये पार्टीज का डेफिनेशन, मतलब पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है ना। नेबरिंग कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स नहीं आपके। जी मैडम जरा इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्लॉज पढ़िए प्लीज, मैं खोल रहा हूँ। जी मैडम अनम। Context of the organization: understanding the organization and its context. The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction, and that affect its ability to achieve the intended result of its quality management system. जी, क्या मत समझ आया, थोड़ा सा ब्रीफ करें प्लीज। इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने जो एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हैं, बिल्कुल। एक सेकंड रुके मैं जरा समझ लूं फिर मैं इनको बताती हूँ। रेलेवेंट टू इट्स डायरेक्शन। इसके अंदर यही है, आप अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप है और ऑब्जेक्टिव है, आपके
आपने उस और आपकी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी, वो पर्पस और आपके जितने भी इश्यूज हैं ये सब अलाइन करके और एग्जैक्टली। इन सब का कनेक्शन आपस में देख के फिर आपने अपने कंपनी का बेहतरीन। कंटेक्स्ट डिफाइन करना अभी होता है। देखे ना कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने इंजीनियरिंग का किया, अगर ट्रेनिंग का डाल देते, वो इंजीनियरिंग की थी ना, तो उससे इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे कॉन्टेक्स्ट। जी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे पढ़े। The organization shall monitor and review information about these external and internal अब चल issues. क्यों नहीं, कोई अगर आपको फीडबैक आता है इंटरनल पार्टी से या कोई, आप चर्च करें, हम सब काम कर रहे हैं, अब इमरान साहब ने काम फीडबैक दिया कि यार टीमें सही काम नहीं कर रही, तो आपको फीडबैक को मॉनिटर करना है, उसको देखना है भाई उसने फीडबैक दिया, क्यों दिया, क्या मसला है, क्यों नहीं काम कर रही। ठीक है ना, अब टीमें बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है यार, वो अपने टारगेट्स को भी मीट कर रही है, असाइनमेंट्स भी कर रही है, टाइम पे भी क्लास में आ रही है सब, तो वो अच्छा काम कर रही है, उसकी अच्छा काम करने की वजह ये है। और एक टीम जो भी बुरा काम कर रही है कि वो टाइम पे भी नहीं आ रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, असाइनमेंट्स भी पूरे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, लेट क्लास में आ रहे हैं, तो अब जो फीडबैक आपका आ रहा है उसको भी मॉनिटर करना है, उसको भी देखना, उसके भी रूट कॉज एनालिसिस करने हैं। जी। Note 1, अच्छा आगे पढ़ो। जी। Issues can include positive and negative factors or conditions एग्जैक्टली। for consideration. Note 2, understand the external context can be facilitated by considering issues arising from legal, technological, competitive, market, cultural, social and economic environments, ठीक है, ये whether बता दिया था international. मैंने आपको। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। Understand the internal context can be facilitated by considering issues related to values, culture, knowledge and performance of the organization. ग्रेट, ठीक है, ये एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये इंटरनल हो गया, ग्रेट। अब नीड्स, अच्छा 4 क्लॉज की बात करें तो इसमें सब क्लॉज कितने हैं, 4.1 से लेके 4.4 तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4.2 के ऊपर, इसको भी जरा समरी बस पढ़ लें, ए और बी क्लॉज। अच्छा, Uh, स्टेचुअरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जरा ये बताइए मुझे, आपने तो माशाल्लाह 22 में काम किया ना जी। इसके अंदर आपकी लाइक लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। कभी कभी कुछ कंपनीज हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स आपके साथ लाइक शेयर कर लेती हैं कि हमें ये चीजें चाहिए, तो ठीक वो है। फिर आपको फॉलो करनी पड़ती है। मैं इसकी एग्जाम्पल एग्जांपल इस आपका तरह से। लर्निंग पार्टनर का लाइसेंस होना चाहिए, जैसे स्मार्ट इर्तिकाज में अगर हम कर रहे हैं, आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, आपके पास आप खुद, आप किस किस ट्रेनिंग प्रोवाइडर, किस किस ट्रेनिंग टॉपिक के आप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लर्निंग प्रोवाइडर हो, उसके सर्टिफिकेट्स लाइसेंस होने चाहिए। कोई मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली। कंपनी है, प्रोसेसिंग कंपनी है, तो उसके पास प्रोसेसिंग कंपनी का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, लीगल स्टेचुअरी एंड रेगुलेटरी क्या होता है, देखिए रेगुलेटरी बॉडी देखती है, इंश्योर करती है कि उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। जैसे सऊदी अरब के अंदर टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, टीसीवी पे नाम से है, इसी तरह सिंध का भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, मुमकिन पंजाब का भी होगा, प्रोविंशियल वाइज, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, देखती हैं कि भाई ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और स्टेचुरी क्या, जो लीगल बॉडीज होती है जो कि लॉस को बनाती हैं, और रेगुलेटरी बॉडी देखती है कि वो लॉस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे सिंध फूड अथॉरिटी रेगुलेटरी बॉडी है, पीएसआई जो है, पीएसक्यूसीए वो लीगल बॉडी है, वो लॉस को बनाती है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। और पीएसआई जो है वो टेस्टिंग बॉडी है, जहाँ पे प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट कोड दिया जाता है उसको, जैसे मिसाले के होते हैं, बाइक्स के होते हैं, आपके बिस्किट्स के होते हैं, कन्फेक्शनरीज के होते हैं, इस तरह। जी, यस प्लीज पढ़ लें। 4.3 से हाँ, 4.3 पढ़ लें। determining the scope of QMS. The organization shall determine the स्कोप से क्या boundaries मुराद है, and ग्रेट, स्कोप की अगर बात करें क्या मुराद है। मुझसे पूछ रहे हैं आप। जी जी। स्कोप आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है आप कंपनी का, जब आपके पास वो होता है क्या प्रोडक्ट दे रहे हो आप, क्या सर्विस है, कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं जहां मैं काम स्मार्ट करती हूँ इर्तिकाज, एक हम स्मार्ट एसआई की बात कर लेते हैं, इसका क्या स्कोप होना अच्छा चाहिए। ठीक है, स्मार्ट इर्तिकाज की अगर आप बात करें तो स्मार्ट इर्तिकाज का स्कोप होना चाहिए, इसमें बेसिकली ट्रेनिंग्स देनी है। और अगर ये जिस तरह की लीन सिक्स सिग्मा है, क्यूएमएस है, ये कॉर्पोरेट लेवल ट्रेनिंग्स हैं, तो आप अपना टारगेट ऑडियंस देखोगे और कि उसमें ये आपकी कंपनीज ही आ जाती हैं और ये मुख्तलिफ जो काम कर रहे हैं, तो आप ठीक बेसिकली है। वो आपका टारगेट ऑडियंस होगा। और ठीक आप है। कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हो, तो कॉर्पोरेट लेवल ट्रेनिंग्स में ये सारे आईएसओस आ जाते हैं, उसके अलावा लीन सिक्स सिग्मा आ ठीक जाता है। है, उसके अलावा जिस तरह पीएमपी दे रहे हैं ये आ जाता है। और फिर ठीक आप है। क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें जब आप एक डॉक्यूमेंट पे अलाइन करते हैं तो फिर आप ग्रेट। अपना स्कोप डिफाइन करते हैं कि ये हमारी इसमें कंपनी का मकसद रहेगा।
बेहतरीन बेहतरीन, ग्रेट। आपको माशाल्लाह काफी एक्सटेंसिव नॉलेज है। कितने साल आपने काम किए? 9 और 22 में 4 साल ना? नहीं, मैंने असल में 2 साल काम किया है, लेकिन मैं इन्वॉल्व रही हूँ ऑडिट्स के अंदर। हमारा थोड़ा सा अलग प्रोसीजर था, ऑडिटर मेन डिपार्टमेंट के अलग होते थे, लेकिन हम बिजनेस यूनिट में काम करते थे, तो हम उनके साथ होते थे हर ऑडिट के अंदर। ग्रेट। अच्छा, तो स्कोप में इसीलिए आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आती हैं, आपका सर्विस प्रोविजन क्या, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है ना, किसी को डिजाइन बना के दे रहे हो, ठीक है ना, आप सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो, टिकटिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, क्या हो आप, ठीक है ना। तो आपकी सर्विस प्रोविजन आ जाती है, आप क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हो, कुछ सर्विस दे रहे हो, टेंजिबल इंटेंजिबल दे रहे हो, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आ जाती है, आपकी नंबर ऑफ साइट्स उस लोकेशन पे कितनी है, वेयर हाउस है, प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या है। तो ये देखिए आप, द स्कोप शेल स्टेट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर्ड, ठीक हो गया ना। और ये स्कोप आपका डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, इसी की स्कोप पे पॉलिसी बनेगी, इसी के स्कोप पे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, और इसी के स्कोप पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। इंटायर डॉक्यूमेंटेशन आपकी डिपेंड इस पे करेगी, और इसी पे आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा। जी, क्यूएमएस सैनिट्स प्रोसेसेस से क्या मुराद है, थोड़ा ब्रीफली बताइए। ज्यादा नहीं, अब टाइम हो गया है, मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफी है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ 7:45, एक्चुअली 7 to 7:45 टाइम है हमारा। तो उसी टाइम के हिसाब से थोड़ा सा जरा देखते हैं, बल्कि आई वुड आवाज नहीं आ रही सजेस्ट। सर। जी जी, टाइम जो है वो 7 to 7:45 था ना, तो टाइम आई थिंक हो गया, इसको रैप अप ठीक करते है, हैं। ठीक है सर, आप ओवर टू यू, इसको क्लोजर की तरफ ले जाएं आप सर, अदनान साहब। जी बस ठीक हो गया ये, अगर कोई असाइनमेंट है तो बता दें, बाकी ये कि इंशाल्लाह इसको कल रिव्यू कर लेंगे। मैं सर इनको कोई कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर दे देता हूँ, और उसके अलावा इशू लॉ तो वो इनको बतानी होगी स्मार्ट इर्तिकाज की, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ठीक हो गया, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जी, चले सही, ठीक है भाई, किसी के सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज थैंक कोई यू वेरी सवाल है मच। तो प्लीज पूछ लें। जी भाई, सवाल है किसी का? नहीं है? कोई सवाल है तो प्लीज चलिए, आई थिंक नो क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, माइक थैंक खोल यू। के कर सकते हैं सवाल, जिसने करना हो। हाँ, इधर वेज वो जैसे भी कर ले, मस्तान। जी, एनी क्वेश्चन? चलें ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, और भी